हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अपना डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे होंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम अपना आज का रिवीजन। में सबसे पहले है रॉबर्ट ब्राउन, जो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किए थे, और सेकंड साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। इन्होंने न्यूक्लियस पे बेसिक डाई यूज़ किया था, जिससे कि न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट थे वो कलरफुल नज़र आने लगे थे, और उसमें उन्होंने कलरफुल थ्रेड देखा था जिसको उन्होंने क्रोमैटिन नाम दिया। सेकेंड टॉपिक है हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए। इसमें डीएनए की पैकिंग कैसे होती है। तो डीएनए है, उसके बाद हिस्टोन ऑक्टामर होते हैं जो कि 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। तो इसमें डीएनए रैप होता है, और ऐसे हिस्टोन ऑक्टामर बहुत सारे होते हैं जिससे कि डीएनए रैप होता है, और फिर ये सारे हिस्टोन ऑक्टामर को एक जगह पैक कर दिया जाता है बाय स्कार्फ फोल्डिंग प्रोटीन। और ये सब ऐसे पैक होते होते बहुत कंडेंस्ड हो जाते हैं, और इससे हमारा फिर बनता है क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें सेंटर में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, और जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, और इसके दोनों ही साइड काइनेटोकोर लगे होते हैं। अब इसके टाइप्स का देखें तो इसमें टोटल 4 टाइप होता है इसके स्ट्रक्चर में: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो है जिसमें कि सेंट्रोमेयर बिल्कुल ही सेंटर में प्रेजेंट हो। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक है जिसमें थोड़ा नीचे आ जाता है सेंट्रोमेयर। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक जिसमें और ज़्यादा नीचे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल ही एंड में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा टीलोसेंट्रिक के बारे में एक बात है कि अगर उसको हम बीच से स्प्लिट कर दें तो ये दोबारा से एक क्रोमोसोम बन जाएगा। उसके बाद सब मेटासेंट्रिक में हम देखें तो इसका जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्यू आर्म कहते हैं, और जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम पी आर्म कहते हैं। कुछ क्रोमोसोम में हम देखें तो उसमें एक्स्ट्रा नॉर एंड सैटेलाइट होता है, और ये जो हमारा सेंट्रोमेयर था ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था, और ये जो नॉर एंड सैटेलाइट है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब जब यही क्रोमोसोम जिसके पास नॉर सैटेलाइट है ये ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो ये हमारा बन जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये डार्कली स्टेन्ड होता है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, और मोर देन 1 इन नंबर होता है। अब हम राइबोसोम के बारे में पढ़ें तो ये प्रोटीन प्लस आरएनए होता है। प्रोटीन में आरएनए प्रेजेंट होता है, और इसके कॉम्पोजिशन हम देखें तो प्रोटीन जो है वो 1/3 पार्ट में होता है, और आरएनए जो है वो 2/3 पार्ट है। यानी कि राइबोसोम में आरएनए ज़्यादा प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन। उसके बाद इसकी डिस्कवरी सबसे पहले जो है जॉर्ज पैलेट ने किया था, इसलिए राइबोसोम को हम पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं। और इसका सिंथेसिस जो है वो न्यूक्लियोलस में होता है, और जिस भी सेल को मतलब प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करनी हो उसके पास राइबोसोम का अमाउंट भी ज़्यादा होता है। राइबोसोम जो है वो यूनिवर्सल ऑर्गेनल होता है, यानी कि ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में प्रेजेंट होता है, और ये एक मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है। इसके बाद हमारे राइबोसोम के टाइप है, तो 2 टाइप का होता है। एक तो फ्री राइबोसोम होता है, एक बाउंड राइबोसोम होता है। जो फ्री राइबोसोम है वो या तो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा या तो एंजाइम की तरह। तो जो राइबोसोम एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं उसको हम राइबोजाइम कहते हैं, और जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है वो हमारा आरएनए होता है। उसके बाद है हमारा बाउंड राइबोसोम। तो ये या तो जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो जाएगा या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से, और इसका 3 काम होता है: स्टोरेज प्रोटीन, सिक्रेटरी प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसमें जो है 3 नेटवर्क प्रेजेंट होते हैं: एक सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स। ठीक है, अब सिस्टर्ने जो है इस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और इसी को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद जो ट्यूब्यूल एंड वेसिकल है इस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, और इसी को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आप ये डायग्राम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम एब्सेंट है। अब हम आर एंड एस का काम देखें तो आर का काम है वो एस भी बनाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है। ठीक है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ एस एंड सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसका तीसरा काम है, क्योंकि इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोटीन सिंथेसिस।
ठीक है। अब SCR के काम देखें हम, तो एक तो इसका कैल्शियम स्टोरेज काम होता है और दूसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। उसके बाद है हमारा सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड लिपिड, और चौथा है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम RER के फंक्शन को डिटेल में देखें तो उसमें सबसे पहले है कैल्शियम स्टोरेज। तो मसल के मूवमेंट के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और ये कैल्शियम जो है वो सेल के SER में स्टोर होता है, और SER के जिस पार्ट में ये कैल्शियम स्टोर होता है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन जो है वो हमारा RER सिंथेसिस करता है और लिपिड जो है वो SER सिंथेसिस करता है, और इन दोनों से मिलकर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। फिर नेक्स्ट है हमारा लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस। तो स्टेरॉइड क्या होता है, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये सब होता है, ठीक है। तो इन सब का सिंथेसिस जो है वो भी SER करता है। नेक्स्ट है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी। तो किसी भी टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर हमें बढ़ानी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गोल्गी बॉडीज। तो फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, इन दोनों के पास ही सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। बस फ़र्क ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्ने, वेसिकल, ट्यूब्यूल जो है वो अटैच्ड टू न्यूक्लियस है, और जो गोल्गी बॉडी का सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल्स है वो नियर द न्यूक्लियस होता है। उसके बाद गोल्गी बॉडीज़ का जो सिस्टर्ने है उसका जो कॉनकेव पार्ट है उसको ट्रांस कहते हैं, और जो कॉन्वेक्स पार्ट है उसको सिस कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल में क्या है, ये सिस एंड ट्रांस इंटरकनेक्टेड होते हैं, लेकिन प्लांट में ये इंटरकनेक्टेड नहीं होते, और इसको डिक्टियोसोम कहते हैं। अब सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में टोटल 2 डिफरेंस है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्ने जो है वो कनेक्टेड टू न्यूक्लियस था, और इस पर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, और गोल्गी बॉडी का जो सिस्टर्ने है इस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और ये नियर द न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं होता, बस न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। उसके बाद फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी है, तो यहाँ 3 काम होता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन, टैगिंग एंड पैकिंग। तो ये टोटल 5 चीज़ों का सिंथेसिस करता है गोल्गी बॉडी, यानी कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है उन चीज़ों का, टैगिंग होता है, पैकिंग होता है उनका। तो टोटल 5 है, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड लिपिड, सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम एंड वेसिकल्स, सिंथेसिस ऑफ पेक्टिन, एक्रोसोम एंड रूट कैप, ठीक है। अब एक एक करके हम देखें तो इसमें जो न्यूक्लियस से प्रोटीन बना, ठीक है, वो गोल्गी बॉडी में जाएगा, वहाँ उसका मॉडिफिकेशन होगा, उस पर कार्बोहाइड्रेट लग जाएगा, यानी वहाँ उसकी टैगिंग हुई और पैकिंग होगा, और वो वहाँ से निकलेगा, मतलब न्यूक्लियस से प्रोटीन गया गोल्गी बॉडी में, लेकिन जब गोल्गी बॉडी से वो प्रोटीन निकला तो वो अब ग्लाइकोप्रोटीन है, क्योंकि इस पर कार्बोहाइड्रेट भी अटैच्ड है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लिपिड। तो सेम यही होता है कि SCR ने सिंथेसिस किया लिपिड को, वो गोल्गी बॉडी में जाएगा और वहाँ उसका मॉडिफिकेशन होगा, उस पर कार्बोहाइड्रेट लगेगा, यानी कि उसकी टैगिंग हुई, और अब जब वो गोल्गी बॉडी से निकलेगा तो वो वहाँ ग्लाइकोलिपिड बन गया। नेक्स्ट है हमारा पेक्टिन। तो पेक्टिन जो है ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड होता है, जो कि सेल वॉल के सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा एक्रोसोम। तो ये मॉडिफाइड गोल्गी बॉडीज़ हैं जो कि स्पर्म के टॉप पर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें टोटल 3 प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एक्टिन, ट्रिप्सिन एंड हाइल्यूरोनिडेज। नेक्स्ट है हमारा रूट कैप। इसमें बहुत सारे गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ रूट इन द सॉइल, ठीक है, यानी कि सॉइल में रूट की एंट्री को ईजी करने के लिए। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी प्रेजेंट कहाँ होता है और एब्सेंट कहाँ होता है। तो ये एब्सेंट होते हैं सीव ट्यूब में, RBC में, स्पर्म ऑफ बायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जहाँ सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हो, वहाँ वेल डिफाइंड गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा अमाउंट में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोसिस। साइटोसिस मीन्स सेल मूवमेंट, या तो सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही हो या फिर सेल से कुछ बाहर जाए, ठीक है। तो जब सेल के अंदर कुछ आता है उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर जब कुछ बाहर जाए उसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं।
अब अंदर कोई चीज़ आ रही है तो या तो सेल ईटिंग हो रहा होगा या फिर सेल ड्रिंकिंग। तो सेल ईटिंग को फैगोसाइटोसिस कहते हैं और सेल ड्रिंकिंग को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। अब फैगोसाइटोसिस दो चीज़ों में होता है, एक तो अमीबा में होता है, एक डब्ल्यूबीसी में। और डब्ल्यूबीसी में भी मोनोसाइट्स जो होते हैं वो मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक हमारा रिवीजन था थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर का, सेल चैप्टर का। अब नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेक्चर पढ़ के आएँ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।